वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने 11th स्टैंडर्ड को पूरा खत्म कर दिया है। आप अपनी पूरे 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का प्रिपरेशन हमारे इस चैनल बिलियन एजुकेशन से कर सकते हैं। नोट्स, क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम लिंक बिलियन एजुकेशन पे। तो आई होप दोस्तों आप ये सेशन एंजॉय करोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब जरा देखिए, एलोट्रोप मतलब क्या होता है। एलोट्रोप मतलब होता है जब एक एलिमेंट अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है। When an element exists in different crystal structure, एलिमेंट आपको पता ही होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब उसमें अरेंजमेंट कैसा है। मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन होता है ग्राफाइट के फॉर्म में जो कि थोड़ा सॉफ्ट होता है, फिर डायमंड के फॉर्म में होता है जो कि बहुत हार्ड होता है और बहुत चमकता है, और तीसरा होता है फ्लूरीन। ओके, तो जब एक एलिमेंट अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रोपी और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कहते हैं एलोट्रोप। ओके, तो ये ग्राफाइट, डायमंड और फ्यूलरीन क्या है, कार्बन के एलोट्रोप है। और याद रखना, जब एक कंपाउंड अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है, जब एक कंपाउंड अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। सर ये क्यों बताया आपने? और सिंपल सी बात है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो दूर करने के लिए मैंने ये बता दिया। चलो अब इधर देखते हैं, बकी बॉल। जी हाँ, बकी बॉल ही फ्यूलरीन है, बकी बॉल ही फ्यूलरीन है। ओके, डायमंड, ग्राफाइट, यस, ये एमराल्ड जो है ना, ये जेमस्टोन है। एमराल्ड क्या है, जेमस्टोन। सर ये जेमस्टोन क्या होता है? जेमस्टोन, अरे आपने सल्लू भाई को देखा है ना, सल्लू भाई को अपने हाथ में पहनते हैं वो टर्कोइज कलर का, स्लाइट ब्लूइश कलर का, ऐसा। ओके, तो जो जेमस्टोन होता है ना, जिसको एमराल्ड बोलते हैं, ये होता है बेरिलियम या फिर बेरिल बोल सकते हो। इसके अंदर होता है बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट। तो ये क्या होता है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट। और ये चमकता है, इसके अंदर अलग अलग कलर होता है बच्चे लोग, इसके लिए ये काफी महंगे मिलते हैं जेमस्टोन। आया समझ में? ये ऐसा है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। चलो दूसरा करते हैं। इस इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये एक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। बोरैक्स, देखो बोरैक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। ओके, ये बिल्कुल नहीं है ऑप्शन। डाइबोरेन होता है B2H6, ये तो जहरीली गैस है, ये भी नहीं होगा। बोरॉन नाइट्राइड, यस, BnX ऐसे ले सकते हो, यस ये है बोरॉन नाइट्राइड। समझ में आया? ये काम करता है इनऑर्गेनिक ग्राफाइट की तरह। और कोलेमनाइट क्या है? कोलेमनाइट तो बोरॉन का ओर है। कोलेमनाइट जो है वो बोरॉन का ओर है। उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता है, उसका फॉर्मूला है Ca2B6O11.5H2O। ये कोलेमनाइट का फॉर्मूला, और इसको हम लोग बोलते हैं ओर ऑफ बोरॉन, ओर ऑफ बोरॉन कहते हैं इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए आगे देखते हैं। हेबर्स प्रोसेस इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ। हेबर्स प्रोसेस, देखिए बड़े फेमस साइंटिस्ट है फ्रिट्ज हेबर। इन लोगों ने अमोनिया का डिस्कवरी किया था। किसका? अमोनिया का। और पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था। क्या लाया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की वजह से क्या हुआ? सिंपल सी बात है, सबको खाना मिलने लगा। क्या हुआ? सबको खाना मिलने लगा। और खाना मिलने की वजह से क्या हुआ? ऑब्वियसली सब लोग अच्छा फील करने लगा। ओके, उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा था, लोगों को खाना कम पड़ रहा था। तो हेबर ने बोला मैं सबका मदद करेगा, मैं अमोनिया बनाएगा। अमोनिया बना, फिर अमोनिया के बनने की वजह से प्यारे दोस्तों आगे अमोनियम नाइट्रेट बना, बहुत सारे टाइप के फर्टिलाइजर बने। समझ में आ रहा है? फर्टिलाइजर जैसे यूरिया और ये सब, जिसके वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्रॉप अच्छे क्वालिटी के ग्रो होने लगे और फिर सबको खाना मिलने लगा। समझ में आया? तो याद रखना, हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनता है। आगे देखिए,
थैलियम शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ, थैलियम अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ऐसा क्यों? ओके, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो ये जो थैलियम है ये सबसे नीचे आता है। ओके, और इसका पीरियड चेक करेगा तो ये कौन से पीरियड में आता है? ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स्थ पीरियड। और सिक्स पीरियड मतलब इसके अंदर 4f होता है और 5d होता है। इसके पहले अगर देखोगे, चलो इधर बताते हैं। मान लो ये थैलियम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर कितना शेल रहेगा? ऐसा 6 शेल रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6। ओके, 6 ये उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो उसके पहले इधर इसमें 4f होएगा और इसमें 5d होएगा। समझ में आ रहा है? तो 4f का शील्डिंग बहुत खराब, ये सारे फट्टू लोग हैं। क्या है? फट्टू लोग, तो इनकी शील्डिंग बहुत खराब होगी। सर ये शील्डिंग क्या होता है? वो इसके लिए पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा? पीरियोडिक टेबल, मतलब इसके जो 4f के इलेक्ट्रॉन है ना, 4f के इलेक्ट्रॉन ये 5d के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से न्यूक्लियस की ताकत से बचाते नहीं है, मतलब इनकी शील्डिंग क्या होती है? खराब होती है। समझ में आया? और अगर थैलियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो थैलियम होता है, ज़ेनॉन है 56, चलो ज़ेनॉन लिख देते हैं। इधर देखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड हो गया। और ज़ेनॉन इसके बाद क्या आ जाएगा? ज़ेनॉन के बाद आ जाएगा इसमें 4f 14 5d। एक सेकेंड में आप भी आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक लिख के बताते। तो बहुत सिंपल होता है, जेनॉन कितना हो गया? 54 हो गया। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है और थैलियम होता है 81। ओके, तो 81 मतलब इसके बाद आएगा 4f14 5d 10, 4f14 हो गया, 5d 10 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 6s2 6p1। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में भी एक इलेक्ट्रॉन। p का कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। आ गया समझ में? तो p का 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पहले ये देख रहे हो 4f का भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अच्छे से शील्ड नहीं करता है। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ना, सेक्स सेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 है। तो न्यूक्लियस इसको बहुत ही ताकत के साथ अपनी तरफ खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को, सारे को मैं कुछ को ही दिखा रहा हूँ, बट ये सबको बहुत ताकत से अपनी तरफ खींचता है। और जिसके वजह से ये 6s के जो इलेक्ट्रॉन है 6s2, ये पेयर ही रहते हैं और ये जल्दी अनपेयर नहीं होते, मतलब ये ऐसे सिंगल नहीं कन्वर्ट होते। और जब ये सिंगल कन्वर्ट नहीं होगा तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। अरे भाई, बॉन्ड बनाने के लिए अकेला होना चाहिए। तो ऐसा सिंपल बताता हूं मैं, ये चित्र को थोड़ा सा हटाता हूं, देखो यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर्ड अप रहते हैं और न्यूक्लियस इनको बहुत ताकत से खींच के रखता है, तो ये बाहर जाने के लिए रेडी नहीं होते, मतलब ये अनपेयर नहीं होते, मतलब ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए थैलियम जनरली +1 का ही स्टेट दिखाता है। क्या दिखाता है? +1। और इसके पीछे रीजन क्या है? ये अंदर जो 4f है 5d है, डी तो डफर होता है, इसकी शील्डिंग भी बहुत खराब होती है, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 6s के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा होता है और ये जल्दी अनपेयर्ड नहीं होते। और अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो लोग जल्दी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। आया समझ में? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप दे विल नॉट फॉर्म द बॉन्ड इजीली। आ गया समझ में? आ गया मगज में? ऐसा है। क्लियर? तो फिर थैलियम सिर्फ +1 दिखाता है, जबकि बाकी के फैमिली मेंबर +3 भी दिखाते हैं और +1 भी दिखाता है और -1 भी दिखाता है। लेकिन थैलियम जो है फैमिली से अलग है। इसके पीछे रीजन क्या है? ये जो पेयर है ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, मतलब अनपेयर नहीं होती, मतलब जो पार्ट नहीं लेता उसे क्या कहता है? इनर्ट पेयर। और इस इफेक्ट को कह दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट। वाह सर, मजा आ गया। ऐसा है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। तो रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ए हो गया इसका। ई, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मोस्ट प्रोमिनेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ना, वो दिखता है 4th पीरियड से ही, लेकिन सबसे ज्यादा वो दिखता है 6th और 7th पीरियड में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये अपना छोटू सा पीरियोडिक टेबल में बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए। ओके, अब यहाँ पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या है?
डी, और इनमें ऐसे ये वाले ले लिए मैंने। ओके, तो यहाँ तक सारे ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और जिन्हें पता है यहाँ से एफ बी स्टार्ट होता है, ये 4F स्टार्ट होता है और ये 5F स्टार्ट होता है। तो डी की शील्डिंग खराब होती है। तो अगर आप देखो तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ पीरियड हो गया। यहीं पे पुअर शील्डिंग स्टार्ट हो गई। पुअर शील्डिंग मतलब जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, दैट इज डी के इलेक्ट्रॉन, वो अच्छे से बाहर के इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते। मतलब बाहर का जो ये इलेक्ट्रॉन है एस का, अगर आपको पता हो तो NS2 NP ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 to 6 p ब्लॉक का। तो ये जो S के दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? फोर्थ पीरियड से। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखता है? सेवन्थ पीरियड, क्योंकि सेवन्थ पीरियड में 5F आ जाता है। ओके, 5F की शील्डिंग बहुत खराब होती है, और फिर ये डोमिनेट हो जाता है 6th एंड 7th पीरियड में। ओके, मतलब स्टार्ट तो ये फोर्थ पीरियड से ही होता है, लेकिन डोमिनेट कब होता है? 6th एंड 7th पीरियड में। क्यों? क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में, फोर्थ फिफ्थ पीरियड में क्या होता है? सिर्फ डी है। सिर्फ क्या है? डी, सिर्फ डी है। लेकिन सिक्स्थ और सेवेंथ में एफ ऑर्बिटल आ जाता है। क्या आ जाता है? एफ ऑर्बिटल। और एफ ऑर्बिटल आने की वजह से शील्डिंग और खराब हो जाती है और इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है। मेरे दोस्त, आ गया समझ में? तो इसमें सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा? कार्बन फैमिली है। काशी गए संत प्रभु, और यहाँ पे प्रभु को दे दिया है, तो ये देखिए ये आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे से लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर दो ना, और इसे जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच भी फैला दो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबको इसका फायदा मिल सके। अरे सर ये कैसे बोल रहे हो? जी हाँ, तो आप मज़ा लीजिए। ओके, और अपना ज्ञान मज़े से बढ़ाइए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।